channel Shreya, where knowledge meets creativity. And the main motive of our channel is fueling minds and framing dreams. So I know कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया था, 3 दिन हो गए और आज 4th डे है जब हम वीडियो ये डाल रहे होंगे, तो आई एम रियली सॉरी बट थोड़ा सा हम बिजी हो गए थे एज हमें कहीं बाहर भी जाना था और इवन मेरी 1-2 दिन तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए. बट आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ वीडियोज़ और वो आने वाली हैं बैक टू बैक. टुडे ओनली आई विल ट्राई टू शूट more than one video, so if it will be possible, so tomorrow you will get another video. आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का जो सेकंड चैप्टर है उसको हम लोग पूरा फिनिश कर देंगे और आगे की वीडियोस जैसे कि शायद आज आ जाए जुलाई से कैसे स्टार्ट करें और 90+% स्कोर करें अपने 12th बोर्ड में, और भी कई सारे वीडियोस आएंगे. हम अभी स्पॉइलर नहीं देंगे, एक वीडियो को दे दिया और बस ये बोल दिया कि आगे बैक टू बैक वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहना. और अगर चैनल पे नए हो तो हम एक इंट्रो ऐसे तो दे ही चुके हैं, बट ये भी बता दें कि अगर आप क्लास 12th कॉमर्स से हो तो आपको यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. बिजनेस स्टडीज़ के हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन, और आगे चल के जब हमारा कोर्स खत्म होगा तो हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे. ऐसा नहीं कि केवल वीडियो का एक्सप्लेनेशन ही दे दिया उतना काफ़ी है, नहीं, वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस एज वेल. तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो एज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना थॉट ऑफ द डे से, तो हमने आज क्या लिखा है कि लाइफ हैज़ नो रिमोट, गेट अप एंड चेंज इट योरसेल्फ बाय मार्क ए कॉपर. तो लाइफ का कोई रिमोट नहीं होता है, हमें अगर अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं तो वो हमें खुद से करना होगा, बाय योरसेल्फ, बाय आवरसेल्फ हमें करना होगा. क्योंकि जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उसका रिमोट होता है टीवी का, राइट. तो उसको हम लोग यूज़ करके हम लोग चैनल चेंज कर सकते हैं. बट अगर हमें अपने लाइफ में कुछ चेंज लाने हैं तो वो हम खुद हैं, हम हमारे ज़रिए ही हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं. लाइफ का कोई रिमोट नहीं होता, एक रिमोट होता है वो भगवान के पास होता है, तो वो जिस तरीके से भी चलाएं. बट अगर हमें अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं तो वो हमें ही करना होगा. अगर हम बैठ के एक्सपेक्ट करें कि चीज़ें खुद ब खुद हो जाएं, खुद ब खुद मेरा बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो जाए, अपने आप से मेरी कहीं प्लेसमेंट लग जाए गूगल में या डिलॉयट में या और किसी बड़ी कंपनी में, तो वो दैट इज़ इम्पॉसिबल. यू हैव टू वर्क फॉर योरसेल्फ. सो आज का ये था. आई होप इससे आपको मोटिवेशन मिली हो. और लास्ट वाला वीडियो प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर अगर नहीं देखा तो उसको जाके ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में और कैसे हम लोग उससे जड़ से छुटकारा पा सकते हैं, उसमें वो सोल्यूशन भी है. तो उस वीडियो को जाके पूरा देखना. तो चलो अब हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना FW टेलर के प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं. सबसे पहले हम लोग FW टेलर के बारे में एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सो नाउ एज आई सेड हम लोग FW टेलर के बारे में जानते हैं. अब जैसे कि मैंने हेनरी फ्योल के बारे में भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था. जो चीज़ें पूछती हैं केवल उसके बारे में बता रहे हैं. जैसे कि लाइफ टाइम कब वो पैदा हुए थे, लाइक 20 मार्च 1856 एंड ही डाइड ऑन 21 मार्च 1915. इफ यू टॉक अबाउट which country he was from, so he was born in USA. and if you talk about the profession, so he was an American mechanical engineer. okay, तो ये मैकेनिकल इंजीनियर थे. कौन? FW टेलर. ठीक है. राइटिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने लिखा है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स था जो कि पब्लिश हुआ था इन द अमेरिकन मैगजीन अराउंड 1911 और आफ्टर दैट वो बुक में कन्वर्ट हो गई. फिर अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें इन डिस्कवरिंग द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, he is also known as the father of scientific management. ये important है. जो हेनरी फ्योल है he is known as the father of general management or general principles of management, and FW Taylor is known as the father of scientific management if I say. okay, so I hope this much is clear. Note it down because these are all are the important points which can be asked. This is important. And which origin, which country he belongs to, and what was his profession. Like FW Taylor is a mechanical engineer. okay, and Henry Fayol was a mining engineer. So in mining and mechanical उसमें confuse मत होना तुम लोग. इनके में FW टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. जो 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन्होंने FW टेलर ने दिए थे उसको समझते हैं. Okay, so now let's understand the first scientific principle given by Frederick Winslow Taylor, that is FW Taylor. तो पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल का नाम है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है. पहला पॉइंट है रिप्लेसेस ओल्ड रूल ऑफ हिट एंड मिस मेथड. हिट एंड मिस मेथड मतलब जो ट्रायल वाला मेथड नहीं होता था कि पहले हम अगर किसी भी काम को करना है तो हम पहले ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे कि रिजल्ट जो आउटपुट है वो हमारे हिसाब से आ रहा है कि नहीं, या तुक्का लगाने वाला मेथड भी कह सकते हैं. तो ये हमें नहीं लगाना है. किसी भी काम को कंपनी में या फैक्ट्री में करने के लिए हम ये नहीं सोच सकते कि अच्छा मुझे ये मेथड ठीक लगता है तो हम उस हिसाब से चीज़ों को वर्क कर रहे हैं. नहीं, वो गलत है. साइंटिफिक प्रिंसिपल हिट एंड मिस मेथड की हिट एंड ट्रायल मेथड कि हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को ट्राई करेंगे जैसे वो MCQ का क्वेश्चन हो गया हो. नहीं, वो कहता है कि हमें साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके कोई भी काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. ये
FW टेलर जी ने इस बात पे एम्फेसिस दिया था, नोट माई वर्ड्स। दूसरा है वर्क टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, एज यू कैन सी, और ये अंडरलाइन भी है। तो जब भी आंसर्स लिखना, अगर उसमें लगे कि ये कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट लगता है तुम्हें, तो उसे अंडरलाइन कर देना ताकि टीचर का उस पर ध्यान जाएगा। ठीक। थर्ड पॉइंट, देयर इज ओनली वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। FW टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के द्वारा ये कहना चाहते हैं, या साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि किसी भी काम को करने का केवल एक ही तरीका होता है और वो बेस्ट होता है, हमें उसी को करना चाहिए। और उनके हिसाब से वो साइंटिफिक मेथड्स हैं, साइंस का यूज करके काम को करना। अब इसमें लास्ट पॉइंट दिया है कि डिसीजंस शुड बी टेकन साइंटिफिकली। हम कोई भी डिसीजन लें तो हमें वो साइंटिफिकली लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडाइज। मतलब हमें ये चीज सही लग रही है उस हिसाब से काम ना करके, उसमें ज्यादा समय बर्बाद ना करके साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना चाहिए हमें डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जाम्पल टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है जो कि फिक्स्ड होता है। जैसे यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ जॉब मस्ट बी फिक्स्ड, ये टाइम स्टडी कहता है। वो कैसे करेंगे हम लोग, जो भी काम है उसको साइंटिफिकली स्टडी करके ये पता करना कि उस काम को करने के लिए कम से कम कितना समय लगेगा, उसको फाइंड आउट करके, जैसे कि कोई भी अगर इन केस कोई भी काम हो रहा है फैक्ट्री में, तो उस समय पे जो स्टॉप वॉच होती है उसको चला के देखा जाए कि कम से कम अच्छा इतना समय लगता है इस काम को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो वैसे ही कुछ टाइम साइंटिफिक चीज़ों का यूज़ करके हमें किसी भी काम के स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करना है, और वो टाइम स्टडी है। ऐसे ही बहुत सारी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हमने केवल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब बोला, जिसका एक अगर समरी दें तो ये यही कहता है कि किसी भी काम को करने का वन बेस्ट वे होता है। हमें हिट एंड ट्रायल मेथड या हिट एंड मिस मेथड नहीं करना चाहिए, हमें साइंटिफिक मेथड्स के बेसिस पे कोई भी काम करना चाहिए, कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर, और बाकी के जो 3 साइंटिफिक प्रिंसिपल जो FW टेलर ने दिए हैं उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो में। सो अगर ये जो भी मैंने लिखा है बोर्ड पे, अगर ये अच्छे से विजिबल नहीं है तो हम हर एक वर्ड, हर एक पॉइंट जो भी लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, हम उसको एक बार बोलते हैं। और अगर फिर भी नहीं नोट डाउन कर पा रहे हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे हम इसकी फोटो क्लिक करके अपलोड करते हैं, तो वहाँ से भी तुम लोग लिख सकते हो नोट्स अगर चाहिए तो। नहीं तो ऐसे भी एज अ ऑडियो वीडियो के फॉर्म में देख रहे हो तो समझ सकते हो वीडियो देख के, और अगर लिखना होगा तो टेलीग्राम पे भी अपलोडेड है, या वीडियो को पॉज करके भी नोट्स को लिख सकते हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला जो है इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल, वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें पहला पॉइंट लिखा है कंप्लीट कोऑपरेशन एंड हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। तो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कंप्लीट हार्मनी और कोऑपरेशन, ये 2 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इस साइंटिफिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रॉम बोथ द साइड्स। ये नहीं कि मैनेजर जो है या मैनेजमेंट है वो बहुत हार्श है और वर्कर्स ही बहुत पोलाइट बिहेव कर रहे हैं, दोनों के साइड से पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए। अब जो लास्ट लाइन है इसमें क्या कह रहा है कि वर्कर्स शुड इंक्रीज एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट शुड शेयर प्रॉफिट्स विद देम। तो एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर रखें तो अच्छा रहेगा, कोऑपरेशन और हार्मनी ये 2 एलिमेंट्स रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और वो चीज़ कैसे हो सकती है, वर्कर्स अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाकर ये काम कर सकते हैं, और मैनेजमेंट जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको थोड़ा सा वर्कर के साथ भी बांट के एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड करके, वर्कर्स की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हैं, और हार्मनी और कोऑपरेशन भी मैनेजमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉफिट जो भी है वर्कर्स के साथ शेयर करने में। तो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के बारे में ये 3 कीवर्ड्स हैं जो मैंने बताया। अब इसमें जो है ये लिखा है यहाँ पर मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में। जो लास्ट पॉइंट है मेंटल रेवोल्यूशन टू अचीव हार्मनी। हार्मनी को अचीव करने के लिए मेंटल रेवोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग ये समझते हैं कि मेंटल रेवोल्यूशन होता क्या है। सबसे पहली बात, यहाँ पे मैंने पार्ट लिखा और उसको सर्कल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि मेंटल रेवोल्यूशन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इस वाले साइंटिफिक प्रिंसिपल का एक पार्ट है। ठीक, अब इसका मतलब समझते हैं कि होता क्या है। इसका मतलब इसमें लिखा है इट मीन्स दैट चेंज इन एटीट्यूड, मार्क माई वर्ड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट और ये पूछता भी है, मीन्स चेंज इन एटीट्यूड ऑफ W stands for workers and M stands for management. Means change in attitude of workers and management towards one another from competition to cooperation.
मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वर्कर और मैनेजमेंट का एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड है फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन वो चेंज हो जाए, उनके बीच में नेगेटिव चीज़ें ना रहें या कंपटीशन ना लगा रहे, क्योंकि जहाँ कंपटीशन होता है ठीक है, बट वहाँ मतलब जैसे अगर पॉजिटिव वे में लो तो ठीक है, लेकिन जहाँ कंपटीशन आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी भी आ जाती है। तो वहाँ पे कंपटीशन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कि हम बेस्ट हैं इस चीज़ को प्रूव करने में नेगेटिविटी आ ही जाती है। कोऑपरेशन होना चाहिए और दोनों साइड के से होना चाहिए, वर्कर और मैनेजमेंट दोनों की साइड से, और कोऑपरेशन भी होना चाहिए दोनों की साइड से। ये मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है। अब इसके आगे क्या पॉइंट में लिखा है कि वेरी इसेंशियल टू इम्प्रूव, लेट मी इस साइड हो जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा आई गेस। वेरी इसेंशियल टू इम्प्रूव द वर्किंग एटमॉस्फेयर। तो मेंटल रेवोल्यूशन यानी कि जब पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा और हार्मनी रहेगी, कोऑपरेट करेंगे वर्कर्स मैनेजमेंट साथ में, तो वो कंपनी की एफिशिएंसी के लिए और एटमॉस्फेयर जो है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिखा है ना वर्किंग एटमॉस्फेयर के लिए इसेंशियल है, अच्छा रहेगा। लास्ट पॉइंट है कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन अमंग देम। ये लास्ट वाली पॉइंट बोल दिया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है और कोऑपरेशन भी रहता है उनके बीच में। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर, जो कि है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये कहता है कि एक्टिविटीज मस्ट बी कैरिड आउट विद द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन। कोई भी एक्टिविटीज अगर कंपनी में हो रही हैं तो वो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन के थ्रू होनी चाहिए, ठीक। एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल नंबर 2 HND, दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगर ये जो सेकंड वाला प्रिंसिपल है बस ये इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो ये CUET में कह लो या इवन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी ये वन लाइनर में पूछ सकता है कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज एक्सटेंशन ऑफ विच साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो उस जगह पे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड लिखना, ठीक है। इस बात को नोट कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क करके नोट डाउन करना अपनी कॉपी पे। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट है, मैं यहाँ पे M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शुड इंसिस्ट ऑफ पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। अगर ये पूछे कि पैटर्नलिस्टिक स्टाइल कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल में आता है तो वो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में भी आता है। यहाँ पे अगर नोटिस किया होगा तो यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है और यहाँ CUET में लिखा है। तो ये CUET के जब हम अपने टाइम पे मॉक्स वगैरह लगा रहे थे तो उसमें किसी एक मॉक में ये पूछा था, तो जब अभी हम ये पॉइंट्स लिख रहे थे तो मुझे याद आया, सो आई थॉट टू टेल यू ऑल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक मैंने ये वाला पॉइंट ऊपर वाला बोला कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और ये पैटर्नलिस्टिक स्टाइल कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल में आता है ये भी पूछता है काफी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत डिटेल में दी होती हैं, है ना। तो डिटेल मतलब जब NCERT से पढ़े होगे तुम लोग और अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या करोगे उस टाइम पे, अगर नहीं अच्छे से पढ़ा होगा तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, मार्क इट। अब समझते हैं कि पैटर्नलिस्टिक स्टाइल का मतलब क्या होता है। हमने यहाँ लिखा है दैट इज वेयर मैनेजमेंट टेक्स फुल केयर ऑफ द नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल एक ऐसे तरीके का स्टाइल होता है जिसमें मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज की सारी नीड्स फुलफिल करता है, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है, और जो भी मतलब उनको प्रॉब्लम्स हैं कुछ भी है तो मतलब अपनी एम्प्लॉइज़ का पूरी तरीके से ध्यान रखना, वो पैटर्नलिस्टिक स्टाइल में आता है, ठीक। लास्ट वाला पॉइंट है देयर शुड बी एन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कोई भी इन्फॉर्मेशन गैप नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम यानी अगर हम वर्कर हैं और हम अपनी प्रॉब्लम को मैनेजमेंट के साथ जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक उन्हें पता कैसे चलेगा और सुधार कैसे होगा। तो कम्युनिकेशन सिस्टम, एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, वो ये प्रिंसिपल कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म कहता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल एज वेल। Now moving on to the last scientific principle given by F.W. Taylor is, ये थोड़ा सा बड़ा है नाम में, development of each and every individual to his greatest efficiency and prosperity। इसका मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल का ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी तक, मतलब जितना उसका अच्छा हो सके, जिस एक्सटेंट तक उसका डेवलपमेंट होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल का। अब इसको समझते हैं। W stands for worker, as I told. Worker should be selected scientifically. Worker should be assigned as per their physical, mental and intellectual capabilities. And the last point says that ensures greatest efficiency and prosperity for both company and workers. तो अगर हम लोग इस प्रिंसिपल की बात करें तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी वर्कर अगर हम लोग उसको सेलेक्ट कर रहे हो तो वो साइंटिफिकली तरीकों से हमें उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए, और अगर हम लोग किसी भी वर्कर को कोई काम सौंप रहे हैं या बांट रहे हैं तो वो भी उसकी इंटेलेक्चुअल, मेंटल और जैसी उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से उसे काम देना चाहिए। लास्ट वाला पॉइंट ये कहता है कि ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी ये वर्कर और कंपनी दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये जो
यहाँ पे 3 थे और इसके पहले जो हमने समझाया था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये चारों साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट समझते हैं और उसके बाद में हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल की जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो जानेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स फिनिश दिस चैप्टर।